सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं नॉर्थ ब्लॉक और अब से कुछ देर के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। औपचारिक मुलाकात ये होगी, उसके बाद एक बैठक होगी और जिसके बाद 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। तो निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं नॉर्थ ब्लॉक और राष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद ये बजट पेश किया जाएगा। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। बिल्कुल, तो देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लाइव तस्वीरें। इस बार का जो बजट रहेगा वो भी पेपरलेस रहेगा और आम बजट में क्या कुछ अलग रहता है इस पर नजरें टिकी रहेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाइव देख रहे हैं आप तस्वीरों के जरिए। इस बार का बजट भी जो है पेपरलेस रहने जा रहा है। बिल्कुल, तो जिस तरह से निर्मला सीतारमण पहुंची हैं, अब देखना होगा उनके पिटारे में आखिर क्या है, लेकिन उससे पहले औपचारिक मुलाकात रहेगी राष्ट्रपति के साथ, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक और उसके बाद 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें, और ये देखिए किस तरह से बही खाता लेते हुए निर्मला सीतारमण यहाँ पर पहुंची हुई हैं और क्या कुछ इस बही खाते के अंदर होगा ये भी देखना होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों की किस तरह से राहत मिलती है, उन्हें नजरें टिकी हुई हैं सभी की। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचेंगी निर्मला सीतारमण। ये औपचारिक मुलाकात होगी, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। तो उस वक्त ये पिटारा खुलेगा कि आखिर इसमें क्या कुछ है। बिल्कुल, इस पिटारे में क्या खास है इस पर नजरें टिकी रहेंगी। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जो जाना जाता है सबसे लंबे जो है भाषण के लिए जाना जाता है। जब भी उनका बजट का जो भाषण रहता है वो काफी लंबा रहता है। पिछली बार भी काफी लंबा भाषण जो है उनकी ओर से दिया गया था बजट के दौरान, और जो घोषणाएं उस दौरान की गई थी कितना वो पूरी हो पाई है, कितना खर्च जो है सरकार कर पाई है उस बजट को, और इस बार कितना बजट को बढ़ाया जाएगा, इस पर नजरें टिकी रही। बिल्कुल शीनम, और हमारे साथ संवाददाता आमिर जुड़े हुए हैं जो कि जानकारी दे रहे हैं, हमें सुनाते हैं जरा दर्शकों को। तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरह से आज ये बजट पेश हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को काफी उम्मीदें हैं शीनम, और ये देखना होगा क्या उनकी उम्मीदें खरी हो पाती हैं नहीं, खरी उतर पाती है नहीं, और सरकार को कहीं ना कहीं अब एक बड़ी जवाबदेही सरकार की बनती है, क्योंकि कोविड का काल कुछ ऐसा रहा, लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में एक जो परेशानी थी, एक दबाव था। कोविड से ग्रसित जो परिवार थे, जो प्रभावित हुए हैं, उनके लिए क्या राहत मिल पाएगी ये भी देखना होगा। इसके साथ साथ जो बेरोजगारी बढ़ी है और जो महंगाई बढ़ी है उस पर कितनी राहत सरकार देगी। और इस वक्त आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे प्रोफेसर अरुण दिवाकरनाथ वाजपेयी, जो कि इकोनॉमिस्ट है, हमारे साथ बने रहेंगे। इसके साथ साथ राकेश शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। तो आज आम बजट पेश हो रहा है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इकोनॉमिस्ट अरुण जी के से मेरा ये सवाल रहेगा। अरुण जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं फिलहाल जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है कोविड के चलते, और उम्मीदें ये भी लग रही हैं कि इस बार थोड़ी राहत मिल सकती है लोगों को। अगर देखा जाए तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या उम्मीद लग रही है, क्या लोक लुभावन ये बजट हो सकता है इस बार? देखिए गीतू जी, बहुत स्पष्ट बात है कि जो बजट होता है, बजट एक दिन की एक्सरसाइज या एक महीने की एक्सरसाइज नहीं होती है। ये पूरे वर्ष भर तक जो अर्थव्यवस्था में गतिविधियां होती रहती हैं उसी का ही प्रभाव होता है, क्योंकि बजट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारा। इससे हम इकोनॉमी का ब्यूरोमीटर कहते हैं। इकोनॉमी किस दिशा में चल रही है, किस दिशा में ले जाना चाहती है सरकार के मंतव्य, सरकार के लक्ष्य, सरकार की जो भावनाएं हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत अभिव्यक्त होती रहती हैं। ऐसा हम सभी लोग जानते हैं कि देखिए चुनाव जो है, चुनाव तो इनके दिमाग में चढ़ा हुआ है, इसमें तो दो राय नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव, और चुनाव में भी ऐसे राज्य हैं विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश जहाँ पर कि फार्मर्स की संख्या बहुत बड़ी है। और हम सभी लोग जानते हैं फार्मर्स एक्ट जो 3 बिल लिए इन्होंने वापस किए, वापस लेने के पीछे भी लोग यही कह रहे थे कि भाई जो चुनाव होने वाले हैं तो हम किस प्रकार से कृषि क्षेत्र को, कृषकों को फायदा उठाएं। तो ये जो बजट है ये कृषकों पर आधारित है, कृषि क्षेत्र पर आधारित बजट होने वाला है। ऐसा मैं एज एन इकोनॉमिस्ट आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। एक और चीज स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी जी का एक और लक्ष्य था कि मार्च 2022 तक हम फार्मर्स की इनकम को दुगना करेंगे। तो फार्मर्स की इनकम अभी दुगनी तो हुई नहीं, तो फार्मर्स की इनकम को दुगनी करने के लिए कुछ डायरेक्ट बेनिफिट जो फार्मर्स को मिलने वाले हैं उसकी भी चिंता इसके अंतर्गत हो सकती है।
जो टैक्सेस के बारे में ये जरूर कहा जा रहा है, मुझे कुछ खास उम्मीद जैसी नहीं लग रही है कि टैक्सेस में कुछ बड़ा बदलाव जैसा आने वाला है। लेकिन कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, ये कॉर्पोरेट टैक्स विशेष तौर पर जो एमएसएमईज हैं उनको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और सरकार की बहुत बड़ी आलोचना भी इसलिए हो रही है कि कोविड-19 तो एक पार्ट हो जाता है, इन कोविड के साथ साथ में अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से एक ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहिए था, और ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमी बनाने में भी जो है सरकार, मुझे लगता है कि उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। तो एमएसएमईज हैं, जो हमारे छोटे मझोले उद्योग हैं, उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट अधिक करें, और इन्वेस्टमेंट अधिक करेंगे तो निश्चित तौर पर समझिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो पाएगा। डिफेंस सेक्टर को मुझे लगता है कि बहुत अधिक बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरह से परिस्थितियां चल रही हैं हमारी बाउंड्रीज में, चाहे वो चीन और पाकिस्तान तो ही है, लेकिन और भी जो हमारे जो बाउंड्रीज जो कंट्रीज हैं उनसे भी संबंध कहीं कुछ खराब होते हैं, कहीं अच्छे होते हैं, और हमें अपने डिफेंस सेक्टर को बहुत मजबूत बनाना है, ये भी इसके अंदर आएगा। एक चीज़ और बता दूं गीतू आपको कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आए हुए भी लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। जुलाई 20 में आई थी। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी जो 6% ऑफ जीडीपी का लक्ष्य था सरकार का, इन्होंने घोषणा की है। प्राइम मिनिस्टर उसको भी लागू करेंगे। बहुत सुदूर क्षेत्रों में बड़े बड़े समझिए संस्थान खोलने की बात इसमें रखी गई, वो भी आएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करना है, उस भी इसके अंदर की जाएगी। कृषि क्षेत्र के लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो नेचुरल फार्मिंग है, इसको लेकर के मोदी जी ने एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की थी, जिसमें गुजरात के सम्मानीय गवर्नर आचार्य देवव्रत जी आए थे। तो मुझे लगता है नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें बहुत कुछ राशि प्रदान की जाएगी। कुल मिलाकर के एक तरफ कोविड का इन्फेक्शन है, दूसरी तरफ इलेक्शंस हैं। इन्फेक्शंस और इलेक्शंस के बीच में इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए ये बजट आएगा। मुझे प्राइमा फेसी इतनी ही बात अभी कहना है आपसे, फिर दोबारा बुलाएंगे तो बताएंगे। बिल्कुल, और भी चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ लगातार आप जुड़े रहिए। हमारे साथ राकेश शर्मा भी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। राकेश जी, उम्मीदें बहुत है जनता को इस बजट से। पिछली बार भी काफी उम्मीदें की गई थी, लेकिन उतनी उम्मीदों पर खरा बजट नहीं उतर पाया था, क्योंकि बहुत सारे मध्यम वर्गीय खासतौर पर नाराज रह गया था पिछली बार। क्या इस बार हम समझे कि जनता को राहत मिलेगी, और किन किन क्षेत्रों में राहत मिलने की उम्मीद हम जताएं? सीनम जी और गीतू जी, देश का जो बजट आ रहा है, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी ने इस बात को अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि देश क्या चाह रहा है। और मुझे लगता है कि ये देश में माननीय मोदी जी की जो सरकार है, वो देश की जनता की चिंता करती है। सबसे पहली प्राथमिकता आज जो हमारी है, आप इस बात से गीतू जी सहमत होंगी कि पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व कोरोना कोविड से आर्थिक स्थिति हो चाहे किसी भी क्षेत्र हो, पूरा विश्व हिला हुआ है। बिल्कुल। भारत की पहली प्राथमिकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कैसे हम बेहतर व्यवस्था कर सकें, हमारी जो जनता उसको कैसे और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सके, वो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही आत्मनिर्भर भारत का जो एक सपना है, उसको साकार करने का आईना इस बजट में आपको नज़र आएगा। मुझे लगता है कि अभी जो मेन फोकस रहेगा वो युवा, किसान और स्वास्थ्य क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रहेगा। सरकार लगातार वो कदम उठा रही है जिससे भारत की आर्थिक स्थिति ठीक हो। आप देखिए, कल आर्थिक सर्वेक्षण आया, उसमें बताया गया कि अगला जो वित्तीय वर्ष रहेगा उसमें 8 से लेकर 8.5% हमारी ग्रोथ रेट रहेगी। ये कहीं ना कहीं विश्व में सबसे अच्छी रहेगी। आज कोरोना के बावजूद भी आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में जो वैक्सीनेशन का काम किया गया, इसलिए तीसरी लहर में हमको जनहानि बहुत कम हुई। कहीं ना कहीं ये सरकार की जो प्राथमिकता को आगे बताता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। मुझे लगता है कि जो सरकार निर्णय कर रही है आज,
उसमें कमज़ोर क्षेत्रों को शॉर्ट टर्म सपोर्ट देने में प्राथमिकता रखी जाएगी। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको आर्थिक सपोर्ट की ज़रूरत है। चाहे आप ये देख लीजिए गृह निर्माण से जुड़ी हुई संस्था हो या स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हों, रोजगार पहली प्राथमिकता रहेगी युवाओं को रोजगार देना, क्योंकि कोरोना काल में जो पिछला 2 वर्ष गुजरा है बहुत तकलीफदेह और दुखदाई रहा है। उससे उभारने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है और मुझे लगता है कि ये बजट जो रहेगा हर व्यक्ति के चेहरे पे खुशी और हंसी लेके आएगा। जो उम्मीद सरकार से लोग कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। बिल्कुल राकेश जी, लोगों ने काफी उम्मीदें लगाई हैं और कहीं ना कहीं उनके चेहरों पर हंसी आए, ये देखना होगा। फिरोज जी, आप क्या मानते हैं, वाकई जो ये बजट इस बार पेश होने वाला है और जिस तरह से राकेश जी कह रहे हैं कि लोगों के चेहरे पर खुशी आएगी, क्या आप मानते हैं ऐसा संभव हो पाएगा? ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसी खुशी आ जाए लोगों के चेहरे पर और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से इस हद तक लोगों के बारे में सोच ले। वायदा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी होगी, वायदा था कि 2022 में हर व्यक्ति को पक्का मकान दिया जाएगा। ये वायदे सरकार के थे, ये दोनों वायदे पूरी तो हुए नहीं और जो जहां था वो वहीं है। सवाल ये है कि जो कोरोना से हमें मार पड़ी है पूरी अर्थव्यवस्था को, उसको उभारने के लिए सरकार क्या करने जा रही है। जो 20 लाख करोड़ का वो आर्थिक पैकेज लेके आई थी वो तो किसी काम का रहा नहीं, ना ही वो दिखा, ना किसी को समझ आया। लेकिन अब जो है जरूरी है कि हम कोरोना को लेकर जो आर्थिक स्थिति हमारी खराब हुई उस पर बात करें और साथ में कोरोना के समय जो दिक्कतें आई हैं, देश को जो परेशानियां आई हैं, जो हमारी हेल्थ सर्विसेज की स्थितियां खराब थी, उस हेल्थ सर्विसेज की स्थितियों को सुधारने के लिए बजट में क्या आता है। सरकार ने वायदे किए हैं किसानों को कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे। तो अब अगर सरकार एमएसपी की गारंटी दे रही है, इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट खरीदता है तो ठीक है, नहीं तो सरकार खरीदेगी। तो उसके लिए बजट में एक भारी भरकम राशि का प्रावधान सरकार को, निर्मला सीतारमण जी को करना पड़ेगा। तो क्या वो हमको, हमारी नजर उस पर है कि एमएसपी की गारंटी का जो किसानों से वायदा किया है 9 दिसंबर को सरकार ने, वो इस बजट में कहीं देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। जैसा उन्होंने कहा प्रोफेसर साहब ने कि नेचुरल फार्मिंग, तो कांग्रेस भी इस बात की मांग करती है कि जो एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर के एलाइड एग्रीकल्चर है, यानी हमारा डेयरी फार्मिंग है, हॉर्टिकल्चर फार्मिंग है, फ्लोरिकल्चर फार्मिंग है, इस फार्मिंग को बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है। पांचवी बात यह है कि जो हमारा एक्सपोर्ट घाटा है, यानी जो निर्यात को लेकर घाटा हो रहा है, यानी हम आयात ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं, तो इस एक्सपोर्ट घाटे को कम करने के लिए सरकार क्या करने वाली है, ये भी हमको देखना है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो किसानों का सेक्टर है, किसानों को का उत्पादों को विदेशों में भेजने के लिए सरकार उस पर क्या काम कर रही है। बिल्कुल, जिन सेक्टर्स का आप जिक्र कर रहे हैं उन पर सरकार क्या लेकर आती है, इस पर तो नजरें टिकी रहेंगी। और हमारे साथ लगातार इकोनॉमिस्ट भी जुड़े हुए हैं, आपसे हम समझ लेना चाहेंगे क्योंकि आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। पिछली बार प्रोफेसर एडी वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजपेयी जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, पिछली बार 34.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया, क्या इस बार राशि को बढ़ाए जाने की जरूरत है? जैसा कि हमने देखा पिछले 1 साल में अर्थव्यवस्था डाउन हुई, चाहे हम कोरोना उसकी वजह हो, चाहे जो भी वजह हो, लेकिन अब आने वाले वक्त में किन किन क्षेत्रों पर सरकार को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? देखिए, आप गीतू जी बोल रही हैं, सोनम जी बोल रही हैं, मैं दोनों के एक साथ एड्रेस कर रहा हूँ। पिछली बार देखिए, हर बार सिस्टम यही होता है, बजट में 3 चीज़ें होती हैं कि पिछली बार का रिवाइज बजट प्रस्तुत किया जाता है, उससे पहले का एक्चुअल बजट प्रस्तुत किया जाता है और आने वाले वर्ष के लिए एस्टीमेट्स आते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि जो एक्चुअल हमारे एस्टीमेट्स थे, जो 2019-20 में जो लेकर के आए थे, उससे कितना एक्चुअल हुआ है, और 20-21 का फाइनेंस जो आपका सर्वे आया है उसमें चीज़ें पता ही चल गई हैं। यदि ग्रोथ रेट हम समझिए 8.5% रख रहे हैं, मुझे तो लगता है कि 9% ग्रोथ रेट का लक्ष्य जो है रखना चाहिए, और 9% ग्रोथ रेट रखेंगे और लगभग 5-6% आपकी समझिए इन्फ्लेशन रेट है,
तो 3% तो एडिशनल समझिए इनको करना ही पड़ेगा, तुरंत करना पड़ेगा। तो 34.5 लाख करोड़ का जो बजट है, मुझे लगता है इस बार 40-45 लाख करोड़ का बजट इनका होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरी बात गीतू जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक और लक्ष्य जो कि पीछे पीछे दौड़ रहा है भाजपा सरकार और मोदी जी के, वह $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। 2024 को 24 वर्ष रखा गया था, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इसको बनाना चाहते हैं अपने भारतवर्ष को, जो कि एक बड़ा लक्ष्य था। और अभी $3.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी है, तो $1.9 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए 2 वर्ष जो हमारे पास में है, उसमें किस प्रकार से वृद्धि होगी इसकी चर्चा इसमें मुझे लग रहा है कि दिखाई पड़ जाएगी। देखिए, 2 फोर्सेस एज एन इकोनॉमिस्ट बताना, 2 फोर्सेस काम करती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एक डिमांड की फोर्सेस, एक सप्लाई की फोर्सेस। ऐसी अर्थव्यवस्था में जब कोविड के दौरान हम लोग गुजर रहे थे तो हमारी डिमांड की फोर्सेस भी कमजोर हुई हैं और सप्लाई की फोर्सेस भी कम हुई हैं। तो ये बहुत बड़ी दुविधा और परेशानी होगी। सप्लाई की फोर्सेस बढ़ाने के लिए आप यदि एग्रीकल्चर की कीमतों को बढ़ाते हैं तो उसका असर जो है कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं, वो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज पर भी पड़ता है। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डबल इनकम करनी है तो एग्रीकल्चर इज वन। अभी जैसे फिरोज साहब बता रहे थे कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो एलाइड हमारे सब्जेक्ट्स हैं, हमें डेयरी के ऊपर काम करना पड़ेगा, पोल्ट्री पर काम करना पड़ेगा, सेरीकल्चर पर काम करना पड़ेगा, हॉर्टिकल्चर पर काम करना पड़ेगा। और सबसे अधिक मुझे उम्मीद लगती है इस बजट में जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें उत्तर प्रदेश भी आएगा, पंजाब भी आएगा, हमारा छत्तीसगढ़ भी उसमें बहुत तेजी से आ जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। इस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बहुत अधिक समझिए इसके अंदर सम्मान मिलने वाला है। स्ट्रक्चर इकोनॉमी का किस प्रकार से चेंज हो, ये भी मुझे लगता है कि अगर निर्मला सीतारमण जी इकोनॉमिस्ट की सलाह ली होगी उन्होंने, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या लॉपसाइडेड जैसा दिखाई पड़ रहा है। सर्विसेज सेक्टर डोमिनेट कर रहा है और सर्विसेज सेक्टर डोमिनेट करने में भी जितना रिसेशन हो रहा है इकोनॉमी में, उसके लिए भी जिम्मेदार कहीं न कहीं जो सर्विसेज सेक्टर की जो कंजम्पशन की जो प्रोपेंसिटीज होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो मुझे लगता है वाजपेयी जी, आपसे चर्चा जारी रहेगी, आप सभी से चर्चा जारी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा।